तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी गेन पर। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और इंडक्टर के बेसिक्स के बारे में बता दिया है। तो आज मैं आपको कैपेसिटर के बेसिक्स और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में बताऊँगा। चलिए दोस्तों, फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर जो है वो टर्मिनल वोल्टेज, जब उसके टर्मिनल का वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटीग्रल ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस पूरी लाइन का जो मतलब है वो जो होगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ठीक। अब कैपेसिटर जो है डिज़ाइन किया गया है स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करने के लिए इसका डिज़ाइन किया जाता है। ये कुछ सर्किट डायग्राम टाइप होता है एक कैपेसिटर का। ये अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये कंडक्टिव प्लेट है और ये अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है। जब इसमें करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बनते हैं। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी बचपन में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये देखिए, कैपेसिटर का एक सर्किट दे रखा है। इसमें अगर हम वोल्टेज लगाते हैं तो ये चार्जिंग प्लेट्स हैं दोनों तरफ और ये डाइलेक्ट्रिक बीच में भरा हुआ है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो यहाँ पे चार्ज आ जाता है, पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो इस पोटेंशियल के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है जिसे ये स्टोर रखता है अपने अंदर कैपेसिटर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के चार्ज जनरेट होता है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, इससे ही पता चलता है इस चित्र से। तो Q इक्वल टू CV आ गया, C कांस्टेंट है। अब अगर मैं इसे टाइम से डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो dQ/dt। अब dQ/dt क्या होता है? करंट होता है। C dV/dt हो गया। ठीक, अब ये वाला जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि C कांस्टेंट होता है इसलिए। तो बचा क्या? I इक्वल टू dQ/dt और C dV/dt। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब अगर मैं इसे V की फॉर्म में लिखूँ, V इक्वल टू 1/C। 1/C क्या है? कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ठीक, तो ये हो गया एक फॉर्म और। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? आइडियल केस में जो पावर डिसिपेशन होता है वो ज़ीरो होता है। इसके अंदर भी, इंडक्टर में भी होता है, इसमें भी होता है। तो अब इसमें जो पावर वो होती है, स्टोर होती है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ CV²। वहाँ पे हाफ LI² था, यहाँ पे CV² है। ठीक है, ये फॉर्मूला वही है पुराना। अगर आप इसमें वो वैल्यू रखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं पावर डिसिपेशन आइडियल कंडीशन में कैपेसिटर के अंदर ज़ीरो होता है। ठीक है, स्टोर जो एनर्जी करता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, यानी कि ये भी काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी है। ये वो वहाँ पे काइनेटिक थी, यहाँ पे पोटेंशियल है। ठीक, अब जो DC होती है, DC सप्लाई स्टडी स्टेट कंडीशन में, वहाँ पे भी स्टडी स्टेट कंडीशन थी DC सप्लाई के लिए। तो वहाँ पे V ज़ीरो हो जा रहा था, यानी कि वहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ओपन सर्किट हो रहा है। समझ रहे हैं आप कैसे ओपन सर्किट हो रहा है? अब DC के केस में V कांस्टेंट हो जाएगा, तो V कांस्टेंट है। ठीक है, V कांस्टेंट हो गया तो ये dV/dt है, इसकी वैल्यू हो गई ज़ीरो। अब ये ज़ीरो हो गया तो I क्या हो गया? I ज़ीरो हो गया। अब I के ज़ीरो होने का मतलब है कि ये ओपन सर्किट हो गया है। अब यदि अगर हम T जो है T ट्रांस टू ज़ीरो कर दें, यानी कि सडन चेंज करें फिर से, तो dV/dt इनफाइनाइट हो जाएगा। अब dV/dt इनफाइनाइट हो गया तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो कैपेसिटर डज नॉट अलाउ टू सडन चेंज इन वोल्टेज। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लीनियर कैपेसिटर की बात करते हैं। लीनियर कैपेसिटर क्या होता है? लीनियर कैपेसिटर के केस में क्या होता है? जो कैपेसिटर की वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से, और नॉन लीनियर में कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो डिपेंडेंट होती है वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे। अब इनका एग्जाम्पल क्या है? तो नॉन लीनियर का एग्जाम्पल है वेक्टर डायोड। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं। ये टाइम डोमेन एनालिसिस में, नॉन साइनसोइडल केस में ऐसे आई। ठीक है, अब इसे अगर हम लाप्लास डोमेन में देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, और फेजर डोमेन में ऐसा। ये ऊपर ये नहीं है, ये फेजर दिखा रहे हैं इसको कि ये फेजर फॉर्म में है। ठीक है, और ये साइनसोइडल केस है। ये सब आपको आगे काम आएगा
जब आप नेटवर्क में आगे पढ़ेंगे तब आपको काम आएगा ये सब चीज़ें। तो बस यहाँ पे हल्का सा देख लीजिए, भी बेसिक है, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए, नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बताया जाएगा आपको ये सब चीज़ें। अभी मैंने आपको बताई भी नहीं है ये चीज़ें इतनी डीप में, आगे ही पता चलेंगी। ठीक है, अब सोर्स की बात करते हैं। सोर्सेस क्या होते हैं? जब टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है करंट से, या फिर हम कहें करंट जो है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है वोल्टेज से, देन द एलिमेंट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट सोर्स। यानी कि जो चीज़ एक दूसरे से, यानी कि फेस अगर करंट से इंडिपेंडेंट है या फिर करंट जो है वो फेस से इंडिपेंडेंट है, तो इन केसों में जो सोर्सेज होंगे वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे। द एलिमेंट विच वोल्टेज और करंट डिपेंड्स ऑन। अब अगर किसी भी क्षण कोई एलिमेंट जो डिपेंड करता है दूसरे के वोल्टेज और करंट पर, तब जो वो कहलाते हैं वो डिपेंडेंट सोर्सेज कहलाते हैं। जैसे अब मैं आपको आगे एग्जांपल में दिखाता हूँ। देखिए ये वोल्टेज सोर्स है, ये देख रहे हैं, ये डीसी में दिखाए जाते हैं ऐसे। ठीक है, अब नॉन साइनसोइडल केस की बात करें तो ये वाले यूटी जो है ये यूनिट स्टेप सिग्नल्स हैं, ये बेसिक सिग्नल सिस्टम में आपको समझ में आ जाएंगी ये सब चीज़ें। ठीक है, अब साइनसोइडल होगा तो साइन ओमेगा टी अगर लगा होगा तो ऐसा दिखाई देगा। इसमें देखिए, इसमें ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो जो फिगर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो मतलब ये जो ये हैं ये सारे के सारे आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है? जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसका वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ये एनर्जी को डिलीवर करेगा एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर, तो जो करंट है, जितना वो करंट डिलीवर करेगा उससे इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे अगर ये वी एस है, ये स्पेसिफिक वैल्यू है, तो करंट की वैल्यू कितनी भी बढ़ जाए लेकिन जो वी एस है वो कांस्टेंट बना हुआ लगातार, तो ये है इंडिपेंडेंट है ये वी एस से। ठीक है, प्रैक्टिकली लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली जो वोल्टेज सोर्स होते हैं उनका कुछ सम फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण जब ये एनर्जी डिलीवर करते हैं और एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर, तो वो डिपेंड करती है करंट की डिलीवरिंग पर। कैसे? अब देखिए, जैसे ये देखिए ये वोल्टेज है V, तो अगर वी एस वोल्टेज है तो अगर आई एस आर एस उसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है जैसे ये, ठीक है, तो ये वी एस है, तो वी एस की वैल्यू शुरू में तो ज़ीरो होगी, मतलब शुरू में फुल होगी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे करंट की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, तो अब देखिए करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो आई एस आर एस जो है वोल्टेज ड्रॉप है वो भी बढ़ेगा, तो जब ये वोल्टेज बढ़ेगा तो वोल्टेज की वैल्यू कम होगी, तो ऐसे ये ग्राफ बनता है। ठीक है, इसलिए ये डिपेंड कर रहा है। अब करंट सोर्स देख लेते हैं। करंट सोर्स क्या है? देखिए ये डीसी में ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। करंट सोर्स में ये डीसी है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन साइनसोडियल को ऐसे, और ये साइनसोडियल है, इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आइडियल करंट सोर्स जो होते हैं उनमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो जब एनर्जी डिलीवर होती है स्पेसिफिक करंट पर, एक स्पेसिफिक करंट जो होती है आई एस अगर मान लें हम उसे, तो उस पर जब हम डिलीवर करते हैं तो इंडिपेंडेंट होता है वोल्टेज से। जैसे वहाँ पर वोल्टेज सोर्स करंट से इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पे वोल्टेज इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या है? ऐसा कुछ दिखाई देता है आइडियली। ठीक है, और जो ये होता है ये ऐसा, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी भी बढ़ जाए आई एस हमारा कांस्टेंट है। ठीक, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है? इसके अंदर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, जो उसके शंट में होता है, तो जो एनर्जी डिलीवर होती है स्पेसिफिक करंट, ये डिपेंड करती है वोल्टेज के ऊपर। थोड़ी सी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। इसका क्या मतलब है? जैसे मतलब आई एस है तो ये करंट फ्लो कराएगा, तो जैसे ये इक्वेशन बनेगी फिर वी आई एस माइनस आई। अब आई एस है, ये आई करंट फ्लो करानी है उसे, तो अगर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? यहाँ जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है
उसकी आप वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है। जो आई एस में वैल्यू है वो भी I1 जो है वो बढ़ने लगेगी, इसके अक्रॉस करंट जाना ज़्यादा शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो कैसे, वो आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये है I इक्वल टू आई एस माइनस I1, तो I की वैल्यू घटेगी, कब घटेगी, जब आई एस होगी वो उससे माइनस होगी V अपॉन आर एस। आर एस ये है। अब जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो आप लगातार बढ़ाएं, इसके अक्रॉस का वोल्टेज वो इसके कारण बढ़ रहा है, तो अगर ये लगातार बढ़ेगा तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी वो लगातार बढ़ेगी। तो इसमें अगर करंट बढ़ेगी, I1 बढ़ेगी, तो I की वैल्यू घटने लगेगी। तो दोस्तों अब नोट देख लेते हैं। नोट में ये कहना चाह रहा है जो करंट सोर्स होता है उसका खुद का कोई वोल्टेज नहीं होता, मतलब जो करंट सोर्स है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो उसका खुद का नहीं होगा, वो होगा जिस सर्किट को वो प्रोवाइड कराएगा करंट, ठीक है। तो उस सर्किट के जो टर्मिनल होंगे उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही उस करंट सोर्स का वोल्टेज होगा। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो ये कोई एक नेटवर्क है, हमें नहीं पता कैसा नेटवर्क है, ब्लैक बॉक्स में। अब इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज V है और इसके हम यहाँ पर कनेक्ट कर दें एक करंट सोर्स इससे यहाँ पे ऐसे, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V होगा, तो इस करंट सोर्स के अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे V1 कर दूँ वोल्टेज, तो ये इसके अक्रॉस भी V1 वोल्टेज हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है, मतलब इसका खुद का कोई वोल्टेज नहीं होता है, वो इस नेटवर्क के वोल्टेज के टर्मिनल पे अपना वोल्टेज डिसाइड कर लेता है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात आपको। अब इन रियल टाइम सिस्टम्स में केवल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि बैटरी, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, कोई करंट सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिपेंडेंट। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम करंट सोर्स बना लेते हैं। किस तरीके से, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से। वो हम कहाँ देखेंगे, वो सब हम आगे देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स होती हैं, कुछ ज़्यादा होता नहीं है, हम उसके रेजिस्टेंस से उसकी वोल्टेज की गुणा कर देते हैं तो करंट आ जाता है और निकाल लेते हैं। वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे, वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करना। अब आगे बढ़ते हैं। वाइल एनालाइजिंग एनी इलेक्ट्रिकल KVL और KCL से, अगर हम कोई सर्किट है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क उसे एनालाइज कर रहे हैं KVL KCL से, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स को हैंडल करते हैं एकदम सेम तरीके से। बस केवल दो केस में हम उसे थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। ये जो केस है, अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम से या थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम से एनालाइज कर रहे हैं किसी सर्किट को, तो वहाँ पर डिपेंडेंट सोर्सेस हो और जो है थोड़ा सा अलग तरीके से हम ट्रीट करते हैं, बाकी सब में हम एक ही तरीके से करते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट सोर्सेस को क्या किया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है बाय एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस। इन दो केसेस की बात कर रहे हैं हम, ये इन दो केसेस में अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, ठीक है, तो वहाँ पर रिप्लेस किया जाता है उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से, दैट इज वोल्टेज सोर्स रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स रिप्लेस बाय ओपन सर्किट, वाइल डिपेंडेंट सोर्स रिमेन्स एज दे आर। इसका मतलब क्या है, बाकी उसके अलावा अगर कोई डिपेंडेंट सोर्स है तो उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। डिपेंडेंट सोर्स में आपको आगे बताऊंगा। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये देखिए, अगर दो वोल्टेज ऐसे कोई लगे हुए हैं सीरीज़ में, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, इन दोनों वोल्टेज का जोड़ हो जाएगा। ऐसे ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये प्लस था, फिर ये प्लस माइनस दोनों एक जैसे थे इसलिए जुड़ गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये प्लस माइनस है, ये लेकिन माइनस प्लस है, तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, ये घट जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत लगेंगे। तो ये कुछ कन्वेंशन है, आप देख लीजिए, सिंपली आपको पता चल जाएंगी चीज़ें थोड़ा, ताकि कैलकुलेशन आपको आसान हो सके। अब ये V1 और V2 हैं तो ये श्योरली बराबर होंगे, वरना ये सर्किट इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। अब ये कोई ऐसे लगा हुआ है तो वहाँ पे हम इसे ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। क्यों, R को हम नेगलेक्ट क्यों कर दे रहे हैं, ये देखिए, R कैन बी नेगलेक्टेड while doing the calculation of load current or load current
लोड वोल्टेज बट नॉट फॉर द सोर्स करंट और सोर्स पावर। समझ रहे हैं आप? हम यहाँ से जो आर है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कब? केवल जब हम कैलकुलेट कर रहे हो लोड का करंट, ठीक है, या फिर लोड का वोल्टेज। अगर हम सोर्स का वोल्टेज और सोर्स का करंट ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर नहीं करेंगे ऐसा। देखिए इसमें समझाता हूँ मैं, ये एग्जांपल है। देखिए ये है, अब ये लोड है, ठीक है। अब हमें लोड में निकालना है क्या, इसका करंट और इसका वोल्टेज। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे से रिमूव कर दें, ठीक है। पहले बिना रिमूव कर निकालेंगे आप, तो आप देखेंगे जो इसका वोल्टेज आएगा वो 50 ही आएगा, ठीक। और इसमें जो करंट आएगा वो भी 10 ही आएगा, अगर आप निकालें इस टोटल को सॉल्व करके, ठीक है। जब हम इसे हटा देंगे, इसमें से आर को नेगलेक्ट कर दिया यहाँ से, तब भी ये चीज़ सेम ही आएगी। आप ये देखिए, यहाँ देखिए, ये 5 5 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। तो अगर यहाँ पे 10 है और 100 लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूँ 5 5 10 और ये 10, तो यानी कि फिर ये 5 हो जाएगा। तो 5 ओम के अंदर रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, 100/5 यानी कि 20 एम्पियर। 20 एम्पियर करंट जाएगा। तो 20 एम्पियर, जब ये 10 ओम है और ये पूरा 10 ओम है, ये पूरा ये ब्रांच, तो ये दोनों ब्रांच में बराबर करंट जाएगी। तो 20 है तो 10 इसमें जाएगी, 10 इसमें जाएगी। तो अब अगर इसमें 10 जा रही है करंट, और तो ये 5 ओम का है, तो 10 × 5 यानी कि 50 वोल्ट, ठीक है। करंट हमें पता ही है 10 एम्पियर। अब मैं इसे हटा दूँ, तब देखिए अब क्या हुआ। अब यहाँ पर हम इसमें देखें तो ये 10 है और ये 100 है, 100/10 यानी कि 10 एम्पियर करंट जा रही है, 10 एम्पियर करंट जा रही है। और ये 5 ओम का है तो 50। देखिए फिर से ये चीज़ सही आई, ठीक। तो ये तो हो सकता है, लेकिन अगर हम यहीं सोर्स का निकालने की कोशिश कर रहे हो, हमें ये 10 पता है, 5 और ये 10, तो हम यहाँ से निकालेंगे तो हमें ये पता है यहाँ पे भी 10 जा रहा है, तो ये 20 हो रहा है और ये 100 हो रहा है। लेकिन अगर हम ये रिमूव कर दें और अब सोर्स करंट निकाल लें, तो सोर्स करंट हमारा गलत आएगा। क्यों? यहाँ पे हम जब ये निकालेंगे तो IS आएगा कितना, 10 एम्पियर, ठीक। और पावर हम देखें इसमें तो 10 × 100 कितनी हुई, 1 किलोवाट, यानी कि 1000, यानी कि 1 किलोवाट। तो ये गलत है, असलियत में कितनी होगी, अब इससे चेक करें आप। तो ये 10 एम्पियर यहाँ जा रहा है, 10 इसमें जा रहा है, यानी कि ये 20 × 100 यानी कि 2 किलोवाट और 20 एम्पियर। तो ये चीज़ सही है, समझ रहे हैं। तो ये तरीका केवल लोड के लिए लगता है, सॉरी सोर्स के लिए नहीं लगता है, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये एक तरीका है, अगर वोल्टेज और करंट सोर्स एक साथ लगे हों तो यहाँ पे हम करंट सोर्स को नेगलेक्ट करते हैं। हम ये क्यों करते हैं, ये देखिए, इन द अबव नेटवर्क सोर्स वी कैन नेगलेक्ट वाइल डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ लोड करंट और लोड वोल्टेज। जब हम लोड करंट और लोड वोल्टेज निकाल रहे हैं तब, लेकिन जब सोर्स का करंट और सोर्स का वोल्टेज निकालेंगे तब ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन लगती है जैसे ऊपर वाले में लगती है, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन है, अब इसमें आंसर बताना है। यहाँ से 5 वोल्ट, यहाँ से 10 वोल्ट, तो आप आंसर निकालेंगे, इससे निकालेंगे तो कितना आएगा, 10/1 यानी कि 10 एम्पियर, ये वाला सही हो जाएगा। और इधर से निकालेंगे तो क्या होगा, 5/1 यानी कि 5 एम्पियर, ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन ये दोनों ही गलत हैं, ये सर्किट ही इनवैलिड है, क्योंकि एक रजिस्टर के ऊपर 2 पोटेंशियल एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये इनवैलिड होगा, ठीक है। मतलब इसके अक्रॉस 2 पोटेंशियल कैसे हो सकते हैं, इधर से हम देखें तो 5 आ रहा है, इधर से देख रहे हैं तो 10 आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। छठा, अगर 2 करंट सोर्स ऐसे हैं पैरेलल में तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, ये दोनों आपस में
घट जाएंगे। ठीक है, अब ये सीरीज में लगे हुए हैं तो क्या होगा, दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक, अब ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस रिमूव हो जाएगा। जैसे वोल्टेज में था, वहाँ पे पैरेलल में रेजिस्टेंस था वोल्टेज है, तो वो रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे करंट को सीरीज में है तो वो रिमूव कर देंगे। कब, जब हम लोड का निकाल लेंगे, ना कि सोर्स का तब। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज करंट है सीरीज में, वहाँ पर क्या था, शंट में था। यहाँ वोल्टेज लगा हुआ था और शंट में इसके करंट सोर्स लगा हुआ था, तो हम यहाँ पे करंट सोर्स को रिमूव कर रहे थे। यहाँ पे सीरीज में है एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को नेगलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे करंट सोर्स को देखेंगे। लेकिन कब, ये केवल तभी होगा जब हमारा लोड की हम कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है ना, ये सब कब होगा, ये सब जब हम लोड का कैलकुलेशन कर रहे होंगे तभी के लिए होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों डिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में। डिपेंडेंट सोर्सेस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं दूसरे की वैल्यू पर। जैसे कि ये चारों एक डिपेंडेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, देखिए ये लिखा CCVS यानी कि करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसे करंट कंट्रोल कर रहा है। करंट कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू V है, लेकिन ये IX पे डिपेंड कर रही है। IX की वैल्यू अगर चेंज होगी किसी सर्किट के अंदर, अगर कोई IX वैल्यू है किसी सर्किट में, उसकी वैल्यू जो चेंज होगी वैसे वैसे ये वोल्टेज सोर्स भी चेंज होगा। तो ये डिपेंड कर रहा है IX पे। तो क्या है, ये करंट से कंट्रोल है वोल्टेज सोर्स। ऐसे ये देखिए ये वोल्टेज से कंट्रोल होगा वोल्टेज सोर्स, तो ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अब ये देखिए यहाँ पे Vx है, तो ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। इधर वाला जो हिस्सा होता है बराबर के राइट हैंड साइड वाला, वो कंट्रोल को दिखाता है, और इधर वाला जो होता है वो हमें बताता है कि वो क्या है। जैसे अगर हम इसके चौकोर चौकोर डब्बे होते हैं, ये बताते हैं कि ये डिपेंडेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, और उसके अंदर एरो है या प्लस माइनस का चिन्ह, वो ये बताता है कि ये वोल्टेज सोर्स है कि करंट सोर्स है। तो इसमें IX था, तो यानी कि ये करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स था। इसमें देखिए ये Vx है, तो ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। अब ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है, ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। ठीक है, अब इनमें जो A B C और ये D दिखी हैं छोटी छोटी, ये अलग अलग होंगी। अब वोल्टेज बनाने के लिए क्या होता है, V इंटू आई होता है, सॉरी आर, I इंटू आर होता है। तो ये R की तरह काम करेगा, इसलिए इसकी यूनिट ओम है। ठीक है, ये एक रेशियो है इसलिए यूनिट लेस है। क्यों, वोल्टेज इधर भी है बराबर के और इस साइड भी वोल्टेज है, तो क्या होगा, अब वोल्टेज ड्रॉप इधर भी वोल्टेज ड्रॉप इधर भी है, तो ये एक रेशियो या कांस्टेंट होगा, तो इसलिए यूनिट लेस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आई है और इधर वोल्टेज है, तो वोल्टेज की जब हम कंडक्टेंस से गुणा करेंगे, किससे, रजिस्टिविटी से नहीं, कंडक्टेंस से, रेजिस्टेंस जगह कंडक्टेंस से गुणा करेंगे तब होगा, तो इसीलिए इसका ये उल्टा ओम बना, यानी कि इसे हम मुँह कहते हैं या ओम इनवर्स। ठीक है, अब ये भी यूनिटलेस होगी क्योंकि ये करंट है और ये भी करंट है, दोनों तरफ करंट है, तो ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। तो ये सब हो गया। अब ब्रांच देखते हैं। ब्रांच क्या होती है, ब्रांच होती है एक सिंगल एलिमेंट। ब्रांच सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट हो या एक कंपोनेंट हो एक सर्किट का वो, या फिर एक सर्किट के अंदर जिसमें एक ही करंट फ्लो हो रही हो, एक ही करंट फ्लो हो रही हो, वो एक ब्रांच की तरह रिफ्लेक्ट किए जा सकते हैं। जैसे ये एक ब्रांच होगी, ये एक ब्रांच होगी। इस सर्किट के अंदर कितनी ब्रांचें हैं, एक ये ब्रांच है पूरी, देखिए इसमें एक ही करंट फ्लो होगी इस पूरे में, तो ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। इसमें दो कंपोनेंट लगे हैं लेकिन एक ही करंट फ्लो हो रही है, तो वो भी एक ब्रांच की तरह रिफ्लेक्ट होगी, तो इसके अंदर तीन ब्रांचें हैं। ठीक है, नोड क्या होती है, नोड वेयर दो दो या दो से अधिक कंपोनेंट आपस में आके जोड़ते हैं तो वो नोड कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दो कंपोनेंट जोड़ रहे हैं आपस में आकर के, ये इस नोड पे ये वाला एक कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, तो ये तीन कंपोनेंट टोटल आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब नोड कहलाएंगे, किसमें, ये नोड है, ये नोड है। ठीक है, व्हेन टू एलिमेंट्स आर टुगेदर इन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल लोड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी ये वोल्टेज सोर्स इस एस से जोड़ा है, तो यहाँ पे बीच में भी एक ये नोड है। ठीक है, तो अब दो तरीके की नोड होती हैं, एक सिंपल नोड होती है, एक प्रिंसिपल नोड होती है।
जब दो कंपोनेंट आपस में आके जुड़ते हैं, जैसे ये वाली ये, तो ये सिंपल नोड्स कहलाती हैं। लेकिन जब दो से अधिक कंपोनेंट आकर एक ही पॉइंट पे जुड़ते हैं तो वो प्रिंसिपल नोड्स कहलाती हैं। जैसे ये यहाँ पर है, इस जगह पे ये वाला हिस्सा भी आके थोड़ा साफ करता हूँ, इस पॉइंट पे, तो ये देखिए ये जो P1 पॉइंट है और ये P2 पॉइंट है, इस पर इधर वाली ब्रांच के भी नोड आ रहा है, इधर वाली के भी आ रहा है, और ये इधर, तो ये कितनी, 3 है। 3 आकर आपस में जोड़ लें 3 कंपोनेंट, तो ये क्या कहलाएगी, ये प्रिंसिपल नोड कहलाएंगी, P1 और P2। तो ठीक है, पता चल गया आपको प्रिंसिपल नोड क्या होती है और सिंपल नोड क्या होती है। तो बस ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में और हम देखेंगे आगे KVL KCL नोडल एनालिसिस सब कुछ देखेंगे धीमे धीमे करके। तो अगर आपको ये मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा वीडियो आने के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए, तो मैं वो भी लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।